हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा, बेहतरीन गया होगा और अच्छा स्कोर कर पाए होंगे आप लोग। तो बिना समय की देरी किए हुए आज हम लोग करेंगे हिंदी की आंसर की देखेंगे, वो भी 14 दिसंबर का है, जो कि 14 दिसंबर का आंसर की है। हिंदी देखेंगे जो कि आज ही पेपर हुआ है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे कि देखते हैं कि किसका कितना क्वेश्चन सही जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग का सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम को फोड़ कर आए होंगे, क्योंकि हिंदी बहुत ही अच्छा पेपर हिंदी का आया है। हमने जैसे पेपर फ़ोटो ना खींच कर मैंने खुद अपने हाथों से जल्दी टाइप किया है आप लोग के लिए। तो बिना समय गंवाए, बिना समय की देरी किए हुए आइए चलिए हिंदी का आंसर की लगाते हैं, आंसर निकालते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग का जो हिंदी का पेपर था 91 से आपका 91 से 99 तक ये गद्यांश है। तो हम लोग गद्यांश ना पढ़ के पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि यही पेपर हल करने का तरीका भी होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग गद्यांश पढ़ लिए होंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। तो सीधे क्वेश्चन आंसर करिए और अपना टिक कर लीजिए कि आप क्या किए होंगे, क्योंकि सुपर फास्ट आंसर निकालेंगे। 10 मिनट में पूरा वीडियो ख़त्म करना है, आपको आंसर देखना है, क्योंकि वीडियो में तो अभी तक हम लोग पढ़ते ही आए हैं। आज सिर्फ और सिर्फ आंसर क्वेश्चन आंसर करेंगे और पूरा मिला लेंगे 10 मिनट में। तो पहला क्वेश्चन है, संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये गद्यांश का पहला। देखिए, शिक्षा को पृथक रूप से देखा जाए, जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृत से जोड़कर देखा जाए। देखिए क्या है कि आपका गद्यांश पद्यांश क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन जो है गद्यांश से ही आते हैं। तो हम गद्यांश पढ़े होंगे और उसका आंसर ही निकाले होंगे। तो इसका आंसर जाता है डी की तरफ, जब शिक्षा को संस्कृत से जोड़कर देखा जाए। तो गद्यांश के अनुसार आपका आंसर डी है। आप लोग को ध्यान रहे, ये सेट जो है सेट डी का कराया जा रहा है। तो आप लोग मिला लीजिए, पेपर लेकर बैठिएगा, आप लोग फटाफट आंसर क्वेश्चन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। देखिए, भिन्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आदान प्रदान, मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति, संस्कृति, कर्म। अब देखिए इसमें आंसर क्या है। इसका आंसर आप लोग का जाता है, इसका आंसर जाता है ए की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोग सही आंसर लगा कर आए होंगे, गलत नहीं किए होंगे। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। पहला देखिए, संस्कृति हमेशा प्रगतिशील होती है, संस्कृति हमेशा प्रगतिशील होती है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत की मुख्य विशेषता उसका एकापिन है, एकांकी है, होना चाहिए, मिस टाइप है, एकांकी है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत में गतिशीलता का अभाव होता है। तो संस्कृत में गतिशीलता का अभाव कैसे होगा। तो जो लोग ये डी लगाए हैं उनका गलत हो सकता है। आपका आंसर सही सटीक आंसर है, आप लोग का सही सटीक आंसर है ए। संस्कृत हमेशा प्रगतिशील होता है, संस्कृत से कोई समस्या नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आप लोग का, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए, सबसे सिंपल, हिंदी का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था कि इतना आसान क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी लगा सकता है। अगर एक बार भी हिंदी अगर थोड़ा भी बहुत 6-7 में भी हिंदी एक प्रत्यय वगैरह आता है, आराम से लगा सकते हो। तो इसका आंसर है, इसका आंसर आपका सामाजिक। सामाजिक, देखिए सामाजिक बोलने में ही इक आ रहा है, सामाजिक। संबंधित में कहाँ आ रहा है, सृजनात्मक में तो आ ही नहीं रहा है, प्रचलित में लित में भी नहीं आ रहा है। तो आपका आंसर जाता है बी की तरफ। जो बी लगाया है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, बस क्वेश्चन आंसर मिलाकर जल्दी से फटाक से आप लोग मिलाकर बताइए आप लोग का कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। मैडम जी वर्ड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहे।
और आप मैडम जी वर्ड में आप लोग को अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है। इस वाक्य का आशय क्या है? पहला देखिए, संस्कृत किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती है। देखिए हमेशा निगेटिव जो होता है छिपा रहता है, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत और देश में घनिष्ठ संबंध है। संस्कृत समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तित होती है ना। तो आपका आंसर जाता है सी की तरफ। जो सी लगाए उसका सही है। नेक्स्ट देखिए, बिना समय की देरी किए आप लोग बस आंसर देखते चलिए। वीडियो स्लो लग रहा हो तो उसको आप लोग एकदम फास्ट करके आंसर निकाल लीजिए। प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? पहला देखिए, धर्म, शिक्षा, पुस्तकें, पर्यावरण। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा आप लोग लगा कर आए हैं? तो इसका आंसर जाता है शिक्षा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? कर्ता, ने, कर्म को याद है ना आप लोग को? तो इसका कारक चिन्ह नहीं है पूछा है नहीं पूछा है, नहीं है। तो से भी होता है, की भी होता है, के लिए भी होता है, तथा नहीं होता है। तो आपका आंसर जाता है सी की तरफ। जो सी लगा है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, 10 मिनट में पूरा रिवीजन करना, पूरा आंसर लगा लेना है। शिक्षा संस्कृत की निर्मात्री है क्योंकि वह परंपराओं को ज्यों का त्यों स्वीकार करती है। नेक्स्ट देखिए, वह मौजूदा संस्कृत में कुछ नवीनता लाती है। नेक्स्ट देखिए, परंपराओं को रूढ़ रूप देती है। नेक्स्ट, वह रीति रिवाज की परिचायक है। तो इसका आंसर गया है, इसका आंसर हमारे हिसाब से है 98 का आंसर बी जाएगा। वह मौजूदा संस्कृत में कुछ नवीनता लाती है ना। कुछ नया देखने को संस्कृत में मिलेगा, जैसे कि बिहार में छठ पूजा का नवीनता देखने को मिल जाता है आप लोग को। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। देखिए, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य में के रूप में देखा गया है? इसका आंसर क्या है? सीधे आंसर पे आते हैं। इसका आंसर है आप लोग का आंसर फोर्थ, संस्कृत। अब पूरे गद्यांश में संस्कृत की बात, शिक्षा की बात की गई है, तो कॉमन सेंस भी लगाकर आप लोग, जिसको नहीं समझ में आ रहा था भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक, तो ऐसे भी लगा सकता है कि पूरे गद्यांश में संस्कृत और शिक्षा की बात की गई है, तो संस्कृत ही आंसर सही होगा। जो डी लगाए उसका सही है। नेक्स्ट है आप लोग का, ये गद्यांश हल करके पद्यांश में आ गए हैं। तो पद्यांश को आप लोग देख लीजिए कि ये वाला पद्यांश आप लोग में आया था कि नहीं। आया ही होगा, सेट टी है तो यही तो आया ही था। तो इसका गद्यांश न पढ़ के चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपको आंसर क्वेश्चन हल करना है और जानना है कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही गया है। पद्यांश में सिंहनाद शब्द से क्या आशय है? समवेत स्वर, सिंह की गर्जना, ललकार। नेक्स्ट है युद्ध ध्वनि। तो आप लोग क्या लगाए हैं? आई डोंट नो, बट इसका आंसर होगा सी, ललकार। जो भी युद्ध ध्वनि लगाया है उसका गलत है। नेक्स्ट देखिए, आप लोग बस फटाक आंसर लगाते चलिए, हो गया। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, पंथ से क्या अभिप्राय है ना। लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान किया जाए, जय जयकार के नारे लगाया जाए, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, सभी के लिए प्रशंसा के शब्द लिखे जाएं। तो इसका आंसर जाता है, इसका आंसर सही है मेरे हिसाब से। इसका आंसर जाता है देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, है ना। क्योंकि पद्यांश में क्या है, देश के बारे में बात की जा रही है, देश के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए आप लोग का आंसर सी की तरफ जाता है। जिसका जो सी लगाया उसका सही है, बाकी सबका गलत है। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। पुण्य देवी, लघुदीप, लाल शिखाएं, जला अस्थियां। तो इसका आंसर है
इसका आंसर है जला अस्थियाँ। देखिए आप लोग का अभी सीटेट की तो आंसर की आई नहीं है, सिर्फ इसमें जितने टीचर हैं सब टीचर मिल के 4-5 लोग मिलकर इसका आंसर निकाले हैं। तो जो हम लोग को सही लगा आंसर, जो सही है, सही सटीक आंसर भी है, तो इसका यही होगा। बाकी सीटेट अपना आंसर क्या आएगी तो एक बार फिर से मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? पाखंड, विरोध, देश प्रेम, समाज सुधारक, प्रगति। हमने जैसा कि बताया कि पद्यांश में पूरा देश प्रेम की बात की गई है, तो ऐसे ही इसका क्वेश्चन सामने निकल कर आया है। तो जो देश प्रेम लगा है उसका आंसर सही है, उसका 1 नंबर पक्का हो गया है। नेक्स्ट देखिए, छिटकाए जिनके चिनगारी, छिटकाए जिनकी चिनगारी पंत में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला देखिए, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए जब बात ही पूरे पद्यांश में बात ही की गई है देश प्रेम की, तो देश प्रेम में तो स्वतंत्रता की ही बात की जाएगी ना। स्वतंत्रता सेनानी, आंसर आपका कौन सा है सही? ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निस्वार्थ शब्द से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंथ से मुख रहित हुआ है? पहला देखिए, कलम आज उनकी जय बोल, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, सहमी धरती रही अभी तक डोल, जो चढ़ गया पुष्प वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। आपका आंसर सही है, डी आंसर सही है। जो डी लगाया है उसका आंसर सही गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? वह सामग्री जो बच्चे घर से लेकर आते हैं, अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, जीवन के वास्तविक संदर्भ में विकसित या लिखित सामग्री। तो इसका आंसर आप लोग का, इस क्वेश्चन का आंसर सही है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का 4th सही है, पद्यांश के अनुसार 4th सही है। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ से आपका आ गया पैडागोजी। अभी तक गद्यांश पद्यांश चल रहा था, अब पैडागोजी आ गया है। पैडागोजी में देखिए आप लोग का कितना क्वेश्चन सही जाता है। कमेंट एक बार आप लोग कर लीजिएगा, गद्यांश पद्यांश में कितने क्वेश्चन सही गए। जिसके पेपर से मैंने हल किया है, ये टाइप किया है, उसका पूरा गद्यांश पद्यांश में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन सही थे। देखिए, अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्द, फिर वाक्य को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्त में विश्वास रखती है? पहला देखिए, यह तो न तो टॉप डाउन है और न ही बॉटम अप उपागम है। ये हिंदी का आपका क्या कहते हैं चैप्टर है, पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर चैनल में प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। शीर्ष अधोमुखी उपागम, टॉप डाउन, शीर्षमुखी उपागम, टॉप अप। तो आपका इसका आंसर जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर जाता है बी। नेक्स्ट देख लीजिए, भाषा अधिगम में सर्वांगीण दक्षता क्या है? पहला देखिए, इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्था है। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था की रूप में कार्य करती है। तो ये सही लग रहा है। इस बात को समझाना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है। नेक्स्ट, इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है।
तो ये मेरे हिसाब से आपका आंसर इसका जाएगा ए की तरफ। भाषा को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। देखिए बी वाला आपका सही है, लेकिन बी वाला भी आंसर आपका ए में ही सम्मिलित हो जाता है। तो इसलिए आप लोग का जो जो सॉरी इसका जो आंसर है, सॉरी 8 का आंसर ए है, बी नहीं है, सॉरी 8 का आंसर ए है। बी हो जाता है, लेकिन दोनों ये सम्मिलित हैं, इसलिए आप लोग का मिलता जुलता है। इसको सीटेड बी भी मान सकता है और 1 भी मान सकता है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। वैसे इसका आंसर मेरे हिसाब से ए है। आप लोग ए बी अगर कोई लगाया है तो उसको क्वेश्चन मार्क कर लो कि किसी को नंबर मिलने वाला है इस पर। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यह एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है। पता लगाइए कि यह पाठन सामग्री किस भाषा प्रयुक्त रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। देखिए, भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जाति, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य है यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है। असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो ये क्या है? वैज्ञानिक प्रयुक्ति है, राजनीतिक प्रयुक्ति है, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है, कानूनी प्रयुक्ति है। जो लोग ना कानूनी लगाए हैं ये गलत है, पहले ही बता दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कानूनी प्रयुक्ति लगा कर आए हैं, क्योंकि इसमें किसकी बात की गई है? संविधान देखकर, भारतीय संविधान देखकर बहुत लोग कानूनी लगा दिए हैं। इसका आंसर जाता है, इसका आंसर सही है। इसका आंसर आप लोग का सही है, सी वाला, सामाजिक वैज्ञानिक प्रयुक्ति है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा छः के अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थी के पूरे ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ सामग्री पढ़ना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ सामग्री यानी कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। तो वह अपने शिक्षार्थी से क्या करवाना चाहती है ना? तो पहला ऑप्शन देखिए, चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना, चित्रों के माध्यम से कहानी की मन की कल्पना कर पाना, चित्रों की सराहना करना, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होगा, है ना? नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरण का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? निदात्मक, पोर्टफोलियो, सतत आकलन, निपुणता आकलन। देखिए, इसका तो बहुत ही ये दूसरा सिंपल क्वेश्चन था कि जो शिक्षार्थी द्वारा अधिगम के उदाहरण का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड अंडरलाइन करिए। और रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? पोर्टफोलियो में। तो इसका आंसर जाता है बी की तरफ। जो बी लगाया है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाता है? श्रवण और पठन, श्रवण और लेखन, पठन और बोलना और लेखन। तो इसका आंसर आप लोग का ए की तरफ, ए सही है आप लोग का। इसका आंसर ए सही है। एक मिनट, नेक्स्ट 11 था, 11 में पोर्टफोलियो, वेरी गुड। अब हम लोग 13 करेंगे। 113 का देखिए, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इसे प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? पहला देखिए, यह न तो यांत्रिक है और न ही
समकालात्मक है। नेक्स्ट है समकालात्मक और यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा है। समकालात्मक प्रेरणा है, यांत्रिक प्रेरणा है। तो इसका आंसर आप लोग का सही है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का पेपर एकदम ज़बरदस्त आया था, एकदम मस्त पेपर आया था। सारे पढ़ाए वैसे मेरे तो प्रीवियस ईयर से ही मैंने जो प्रीवियस ईयर पढ़ाया था, अगर जो भी प्रीवियस ईयर से पढ़ा होगा उसी से कॉमन सेंस लगा के आंसर कर सकता है। मैंने हिंदी का इतना पेडागोजी पढ़ाया था आप लोग को कि उसी से बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए हैं। तो 14 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा है। अब देखिए, शास्त्रीय भाषा नहीं है। नहीं को हमेशा अंडरलाइन हमने कितनी बार बताया, आप लोग हर वीडियो में आप लोग को बताते हैं कि क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और नहीं कहीं भी आए तो उसको तुरंत गोला कर लीजिए, क्योंकि नहीं वाले ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, हिंदी है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है। देखिए, शास्त्रीय भाषा ये जो है वेदों में शास्त्र का वर्णन होता था, लेकिन हिंदी की बात जिसे शास्त्रीय का भाषा को मतलब आपका संविधान में वर्णित नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसका अगर अर्थ निकालिए तो आप लोग का जो देखो, तमिल है, संस्कृत भी है, तेलुगु, लेकिन हिंदी नहीं है। हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो है राज्य भाषा है। तो आपका आंसर ए जाता है। जो ए लगाया होगा उसका सही है, क्योंकि और तीनों है, एक हिंदी नहीं है। 15 नंबर देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। सही नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। पहला देखिए, फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुवांशिक किया गया है। नेक्स्ट देखिए, माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन है। तो यह तो सही है। त्रिभाषाई सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन है, ये भी सही है। विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही है, 3 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो इसमें पूछा क्या है, नहीं है। तो आपका ये तीनों ये है। तो आपका आंसर जो है, कौन सा आंसर सही जा रहा है, आप लोग का आंसर जा रहा है ए की तरफ। फ्रेंच को वाला जो है ये पहला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है, पहला गलत है, इसलिए आप लोग का आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है। युक्त परक दक्षता, घोषणात्मक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान, व्याकरणिक परक ज्ञान। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर कौन सा सही होगा, आप लोग कौन सा लगाए हैं। जो लगाया है बी उसका सही है। उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधियों के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार कर रही है। जैसे कि रेगिस्तान और उसके जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा कार्य है या अच्छा कार्य नहीं है, अपने उत्तर के कारण का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। यह एक अच्छा कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी रेगिस्तानियों के बारे में कुछ नहीं बताना। तो कुछ नहीं बताना, ये तो गलत हो गया। यह एक अच्छा कार्य है, क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उसके पास बोलने के लिए सामग्री है। वेरी गुड, आपका आंसर बी की तरफ जाता है। दूसरा आंसर सही है। जो दूसरा लगा है उसका आंसर सही गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है। भाषा की बोली के बारे में सही है। पहला देखिए, कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा के विभिन्न बोलियां बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं, हो सकता है, क्योंकि कहीं की भाषा कहीं और होती है, कहीं की भाषा कहीं और होती है। एक भाषा विभिन्न बोलियों बोलने वाली दूसरी बोली
बोली जाने वाली भाषा की बातचीत समझ पाते हैं। बोली एक बड़ी श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आती है। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोग को नंबर मिल सकते हैं। 2 ऑप्शन में थोड़ा सा एक जैसे है, दोनों ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से, तो दोनों ऑप्शन सही है। दूसरा वाला क्योंकि विभिन्न दूसरे क्षेत्र में भी भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। और नेक्स्ट है आप लोग का पहला, कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूह के लोग एक भाषा के विभिन्न बोलियां बोलते हैं। एक भाषा जैसे कि भोजपुरी में लोग अलग अलग बोलते हैं, हिंदी में, अवधी में, सब भाषाएं एक क्षेत्रीय होती है, एक लिखित मौखिक होती है। तो इसलिए आपका ये दोनों ऑप्शन जो जो भी ए और बी लगाया है, ए और बी, अरे यार क्या हो रहा है, जो ए बी लगाया है वो सही होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशल का समन्वय करता है। पहला देखिए, कोई एक आलेख लिखना, रोल प्ले करना, प्रादित्य कार्य, परियोजना। अब देखिए ये तुरंत हटा देना चाहिए, प्रादित्य कार्य की बात ही नहीं हो रही है। परियोजना कार्य तो कहीं कहीं क्वेश्चन में परियोजना की कोई बात कही गई है। तो ये कि इसका क्वेश्चन तो दूर से ही चमक रहा है, इसका आंसर जाता है बी की तरफ। जो दूसरा लगाया है उसका 100% क्वेश्चन सही है। इस वीडियो का और आपके पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए फिर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन में वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उनके नियमों की ओर दिलाना। तो कौन सा ऑप्शन सही है। सचेतना जागृत करना, स्कीमा का सृजन करना, निगमनात्मक विधि, खोजबीन विधि। अब देखिए इसमें क्या सीटेट ने कितना अच्छा घुमाया फिराया है। ये आपका सीटेट का है, स्कीमा का सृजन। अब इसमें जो पढ़े होंगे ना, जो रिवीजन नहीं किए होंगे, तो उनका जो है बिना रिवीजन वाले बस तुरंत स्कीमा लगाएंगे। कुछ लोग निगमनात्मक लगाएं, लेकिन इसका आंसर सही इसका आंसर जाता है डी की तरफ, खोजबीन विधि है ये, है ना। तो बहुत सारे लोग सही भी लगाए होंगे। तो ये आपका 14 तारीख का पेपर, यानी आज का 14 दिसंबर का पेपर है। और ये सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर का मतलब जूनियर का है। और आप लोग मिला चुके होंगे, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग का जो है हिंदी में 30 में कितने क्वेश्चन सही गए, और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट ही बस जस्ट आप लोग को सेकेंड पेपर का ही आपका सीटेट में सीडीपी का आप लोग का आंसर की तुरंत लेकर आ रहे हैं। उसका थोड़ा सा कुछ 1-2 क्वेश्चन असमंजस में था, जिसको वेटिंग किए हैं। आप इसके जस्ट बाद आप लोग को सीडीपी का मिल जाएगा, तो उसमें भी आप लोग कमेंट करिएगा। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, नेक्स्ट आंसर की लेने के लिए। तब तक बाय बाय, ध्यान रखिए आप लोग अपना।